अस्सलाम वालेकुम। अ, मंगल की सुबह पाकिस्तान में जो ट्रेन है जाफ़र एक्सप्रेस वो रवाना हुई थी क्वेटा से पेशावर के लिए। अपने 1600 किलोमीटर के सफ़र में उसने 30 स्टॉप लेने थे, 30 डिफरेंट रेलवे मुकामात पे, स्टेशनों पे। सुबह 9 बजे 426 लोग रजिस्टर्ड थे टिकट होल्डर, बट अब उनमें से कुछ 400 बताया जा रहा है लगभग ट्रेन पे एक्चुअली चढ़े। वो रवाना हुए क्वेटा से पेशावर के लिए तो दोपहर 1 बजे जो है वो बोलान पास के अंदर जो पहाड़ी इलाका है, जहाँ पे कुछ सुरंगें भी बनी हुई हैं बरतानवी ताज के ज़माने की, तो छुपने वगैरह की भी काफ़ी जगह हैं। वहाँ से बीएलए के दहशतगर्दों ने हमला किया, रेल पट्टी को फाड़ दिया और उसकी वजह से बोगियाँ मजबूरी से रुक गईं और वहाँ पे फिर उन्होंने क्लेम ये किया अपनी इनिशियल प्रेस रिलीज़ के अंदर बीएलए वालों ने कि हमने 6 सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद किया और बाकी जो है सारे उनको हमने कैदी बना लिया, यरगमाल बना लिया। ये है आज की जो ताज़ा तरीन अब तक ख़बरें हैं कि क्या बना, जो एक स्टैंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई है पिछले 24 घंटे से, सबकी सांस रुकी हुई है इस मुल्क के अंदर। सारे लोग परेशान हैं रमज़ान की कैफियत के अंदर, अपने मुसलमान बहनों भाइयों के बारे में सोच रहे हैं, अपने पाकिस्तानी बहन भाई जो एक दहशतगर्द तंजीम जो कि फ़ॉरेन एक्टर्स के हाथों में खेलती होती है। माना चे जाए कि बलोच लोगों की कंप्लेंट्स जो हैं वो नेशन स्टेट से मुतल्लिक पाकिस्तान की और उनके राइट से मुतल्लिक, वो एक अलग मसला है, उस पे एक अलग डिस्कशन और वो एक अलग मौजू है। लेकिन बीएलए और बीआरए जैसी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनके हाथों हमारे मुल्क को टेरराइज़ किया जा रहा है कितने मतलब दहाइयों से, और आज वो इतनी एक अगली सूरत हाल में कल्मिनेट कर गया कि अब सारा मुल्क जो है वो उसी रुख देख रहा है। अभी तक जो पहली प्रेस रिलीज़ थी उसके मुताबिक उन्होंने यही कहा था कि हमने रेलवे लाइन फाड़ी, 6 सिक्योरिटी एहलकार शहीद किए और बाकी लोगों को हमने कैदी बना लिया। दूसरी जो फ़ॉलो अप प्रेस रिलीज़ थी बीएलए की, उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल सीरियस नहीं थी हमारी नेगोशिएशंस के अंदर, और उन्होंने थ्रेटन किया कि अगर कोई मिलिट्री एक्शन होगा तो हम 10 हॉस्टेज जो हैं वो कत्ल किया करेंगे अगर एक भी गोली फायर हुई। यानी कि बिटवीन द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड द सेकंड स्टेटमेंट जो भी कोई कॉम्स का तरीकाकार है, रेडियो शॉर्ट वेव रेडियो पे जो भी वो बात कर रहे होंगे, उनसे नेगोशिएट कर रहे होंगे, तो उस नेगोशिएशन के अंदर बीएलए के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी सीरियस नहीं थी नेगोशिएशन के अंदर, और उन्होंने क्लेम किया कि हम थ्रेटन करेंगे और हम बंदे मारना शुरू कर देंगे जो वहाँ पे हैं। बीएलए जो ऑफिशियली जो लाइन है वो ये है कि आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं, जो हमारी फ़ौज की स्टेट की कस्टडीज़ में हैं, उनको हॉस्टेजेस के एक्सचेंज में लिया दिया जाए। और बीएलए ने कहा है कि उनके पास 200 के करीब कैप्टिव्स ट्रेन के ऊपर अभी भी मौजूद हैं, और उनमें से ज़्यादातर जो हैं वो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनके मुताबिक। उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है रियासत को और कहा है कि अनकंडीशनल रिलीज ऑफ ऑल बलोच पॉलिटिकल प्रिजनर्स, फोर्सिबली डिसअपीयर्ड पर्सन्स एंड नेशनल रेजिस्टेंस एक्टिविस्ट्स। Neither the government nor the military has so far issued any official statement regarding BLA's demand. अब पाकिस्तानी रियासत ने, और उसमें सिक्योरिटी इदारे हों, उसमें हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हों, अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई एज ऑफ रिकॉर्डिंग। ऑब्वियसली अगर रिकॉर्डिंग के बाद ये कोई स्टेटमेंट आ जाए, ऑल्दो आई डाउट इट, कि अब इस नेगोशिएशन का हमने करना क्या। अब 48 घंटे का उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया, और इस दरमियान एक अगेन एक फर्दर कन्फ्यूजन हुई कि जो 60 70 80 औरतें बच्चे रिलीज़ हो गए जिनको क्वेटा का रास्ता मिला, सिक्योरिटी एहलकार क्लेम कर रहे हैं कि हमने इनको रिलीज़ करवाया लड़ाई करके, और बीएलए क्लेम कर रही है ऑफिशियली ऑनलाइन कि हमने इनको खुद रिलीज़ किया, क्योंकि औरतें बच्चों के साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है। और जो बलोच ओरिजिनल लोग हैं एथनिकली, उनको भी उन्होंने छोड़ दिया। सिर्फ पंजाबी, पश्तून और सिंधी, मेरा ख्याल है जो भी और कौमियत है वहाँ पे उनके पास हैं, उनको ये कमाल बना लिया। अब बीएलए एक दहशतगर्द तंजीम है, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड दहशतगर्द तंजीम है, और वो उन्होंने एक ट्रैक रिकॉर्ड पे प्रूव कर दिया कि वो हमारे हॉस्टेजेस को शहीद कर सकते हैं। हमारी स्टेट ने जो रिस्पांस दिया है इसके लिए, वो ना अपनी इंटेंसिटी में इतना स्विफ्ट है कि वो मतलब शॉक एंड ऑ जिसको कहते हैं, कि उन्होंने वहाँ एक थड़थली मचा दी हो बलूचिस्तान के अंदर के, मतलब लाशें गिरा दी हैं उन्होंने और इतने बीएलए उड़ा दिए हैं, ऐसे भी नहीं है। और ना ही एक मतलब एक बहुत ही कोई डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स है, लूक वार में जिस तरह अक्सर पाकिस्तान में चीज़ें होती हैं, कन्फ्यूज सा रिस्पॉन्स है, क्लियर नहीं है। और ये बाय डिज़ाइन केओस, एक कंट्रोल्ड केओस मेंटेन किया जाता है पाकिस्तानी रियासत के अंदर, और वो कंट्रोल्ड केओस इस हद तक आ गया हमें चौक करने के लिए कि आज हमारे 200 अजीज़ हम वतन जो हैं वो एक दहशतगर्द तंजीम के हाथ चढ़े हुए हैं, जो कभी ईरान के हाथों में खेलती है, कभी इंडिया के हाथों में खेलती है, और कोई फॉरेन पावर उसको फंड और फाइनेंस करने के लिए तैयार हो। मैं तफसील में नहीं जाता, इसकी जो लीडरशिप्स जो यूरोप में मज़े करती हैं या सिस्तान में जो बैठी हुई हैं, उनके क्या ताल्लुकात और मरासिम हैं दुनिया की, मतलब हर बदतरीन जो मतलब
ईवल आप इसको कुव्वत कहेंगे, उनके साथ क्या ताल्लुकात हैं, मैं उसमें तफसील में नहीं जाता। बट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये रियलाइज़ करना कि हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक वो क्या रहा है। ऑपरेशन ग्रीन बोलान इसको नाम दिया गया है। दस फार सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा है कि हमने 190 हॉस्टेजेस रिकवर कर दिए और 30 हमने दहशतगर्द कत्ल कर दिए जो हाईजैकिंग में इन्वॉल्व थे, और 300 के करीब लगभग जो है लोग अभी भी वहाँ ऑन बोर्ड रहते हैं। अब वो BLA वाले कह रहे हैं कि 200 के करीब हमारे पास कैप्टिव्स हैं, और ये कह रहे हैं कि 300 के करीब हॉस्टेजेस हैं। अगेन ये डिस्क्रिपेंसी हो जाती है 19-20 की। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें, लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है, और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहाँ पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई कंफर्मेशन जिस बात की अजीब है कि नहीं दी गई वो आर्मी हमारी स्टेट की तरफ से, कि आर्मी पर्सनल कितने हमारे यानी एजेंसियों के, लेवीज के, और हमारे वो डायरेक्ट जो मिलिट्री फोर्सेस के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के कितने लोग वहाँ पे हैं। इसके अलावा 37 लोग जो हैं वो जख्मी थे, उनको करीब अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, और क्लेम ये किया जा रहा है कि पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करके हमने उनकी जैमिंग वगैरह करके ना, उनको सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे, तो एरिया को कॉर्डन ऑफ करके अब जैमिंग कर दी, क्योंकि उनका सरगना या मास्टरमाइंड जो बताया जा रहा है इस ऑपरेशन का, वो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। ये जो एरिया जहाँ पे अटैक हुआ है ये बलूचिस्तान लेवीज़ के अंडर आता है, जो कि एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, बलूचिस्तान लेवीज़ और बलूचिस्तान पुलिस, और ये दोनों लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। ओवरऑल 22.71 बिलियन रुपीस जो एलोकेटेड बजट था लेवीज़ का 2024-25 के साल के अंदर, और ये बहुत एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है ओवरऑल बलूचिस्तान के बजट का। और पूरे मुल्क में जनरली जो है अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें, इसके बावजूद कि ये बजट्स इंक्रीज़ किए हैं, एक शार्प राइज इन टेरर अटैक्स आए हैं। मिसाल के तौर पर जनवरी 2025 की अगर बात करें तो 42% सर्ज आया अटैक्स के अंदर, अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज बाय पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ PICSS का जो है ये थिंक टैंक जो है, उस डेटा ने ये रिवील किया कि 74 मिलिट्री अटैक्स हुए हैं पूरे नेशन के अंदर। उनमें से 91 फैटेलिटीज़ हुई हैं यानी शहादतें हुई हैं, 35 सिक्योरिटी एहलकार, 20 सिविलियन और 36 खुद मिलिटेंट जो थे, फाइटर्स जो थे। 117 इंडिविजुअल जख्मी हुए, और 53 सिक्योरिटी पर्सनल और 53 फोर्स सिविलियन और 10 मिलिटेंट्स उनमें से जख्मी हुए। यानी कि इन 117 की भी जो ब्रेकडाउन है वो ये बनती है 53 सिक्योरिटी, 54 सिविलियन और 10 खुद मिलिटेंट जख्मी जिंदा हालत में हमें मिल गए। बलूचिस्तान ने सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किया इसमें से, और वो 24 हमले तकरीबन, जिसमें से 26 शहादतें हुई हैं वो बलूचिस्तान के अंदर हुई हैं। अब ये एक CTD का फेलियर है, ये ISI का फेलियर है, MI का फेलियर है, ये पुलिस का फेलियर है, लेकिन सबसे बढ़ के ये मोहसिन नकवी का फेलियर है। उन्होंने फरमाया था कि एक SHO की मार है बलूचिस्तान, क्योंकि ये दहशतगर्द इससे बढ़ के नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब वो रिवील कर देंगे कौन से SHO हैं जिनकी ये मार है। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर पिछले कुछ महीनों में आपको नज़र आया, और बहुत राइटफुली सो, वो हमारे क्रिकेट प्रोग्राम्स के साथ इन्वॉल्व रहे हैं, बिकॉज ही हैपन्स टू बी PCB चेयरमैन एज वेल। लेकिन जो सीरियस काम है इस मुल्क के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी का, हमारी जो एक टेररिज्म के साथ एक कांस्टेंट जंग रही है पिछले 20 सालों के अंदर, 30 सालों के अंदर, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। बलूचिस्तान के इशू को लाइटली लिया जा रहा है। इस ज़मन में मैं आपकी इस पर वजाहत करना चाहूँगा, और मैं ये शेयर करूँगा आपके साथ अख्तर मेंगल का ट्वीट। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये प्लीज़ स्क्रीन पे लगाइएगा। बलूचिस्तान का कोई ऐसा इलाका बाकी नहीं जहां हुकूमत ये दावा कर सके कि उसका कंट्रोल है। वो ये जंग हार चुके हैं, ये कहानी ख़त्म हो चुकी है। हमने ख़बरदार किया था, हमसे पहले वालों ने भी ख़बरदार किया था, मगर उन बातों को संजीदा नहीं लेने के बजाय लोगों का ना कि मजाक उड़ाया गया, बल्कि लूट मार कर और कत्ले आम कर कर का बाजार गर्म किया गया। तो खैर ये बात लंबी तफसीर है इसके अंदर, ये आप पूरा ट्वीट भी देख सकते हैं, मैं पूरी ऑफिशियली पढ़ के आपको बताऊंगा। इसके अंदर आप एक जिस्ट आपको मिल गई है।
आप देख रहे हैं कि अख्तर मेंगल साहब जैसी पॉलिटिकल लीडरशिप, जो सरदारी क्लास है, जो पॉलिटिकल एक सिग्निफिकेंट फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। सिमिलरली अगर आप एक डेमोक्रेटिक या ग्राउंड अप यूथ मूवमेंट को देखें तो आप डॉक्टर मारंग बलोच को देख लें। सब यही एक ही टोन में बात कर रहे हैं। कोई इस्लामाबाद आके बात कर रहा है, कोई क्वेटा में बात कर रहा है, कोई पार्लियामेंट में बात कर रहा है। हमें ज़्यादा कोटेशंस देने की ज़रूरत नहीं है कि बलूचिस्तान का मामला गैर संजीदगी के साथ ट्रीट किया जा रहा है। अब ये आप चॉकअप कर सकते हैं टू इनकॉम्पिटेंस या टू मेलिफाइड इंटेंट। अगर इनकॉम्पिटेंस की बात है तो फिर बहुत दुखी बात है, जिनको सारा बजट देते हैं, जो इस रियासत पे अपनी जान कुर्बान करते हैं और वो हमारा एक सूबा नहीं मैनेज कर पा रहे, तो वो एक बहुत दुखी बात होगी। ज़्यादा जो आप कह लें कि खौफनाक और ज़्यादा लाइकली सिनेरियो है कि ये एक विलफुल इग्नोरेंस है और ये एक मेलिफाइड इंटेंट के तहत बलूचिस्तान को ऐसे अनासर जो हमारे मुल्क की हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी हैं और हमारे मुल्क की जनरल इंटेलिजेंसिया के अंदर है, जो इस कंट्रोल्ड केओस को एंजॉय करते हैं। तो जो ये बलूचिस्तान का मामला है, हमारी स्टेट ने उसके बावजूद संजीदगी से नहीं लिया और मेरा यही ओपिनियन है कि एक मेलिफाइड विलफुल नेग्लिजेंस है और ये रादर देन इनकॉम्पिटेंस। और ये विलफुल नेग्लिजेंस जो है, ये इस चीज़ को एग्जिबिट करती है कि जो इस केओस, कंट्रोल्ड केओस के अंदर स्मगलिंग है, आर्म्स डीलिंग है, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना है, स्मॉल आर्म्स और बजट के खर्चों में वो करप्शन है और यहाँ तैनाती और पोस्टिंग एक गनीमत समझी जाती है बॉर्डर एरियाज़ के अंदर, ख़ास तौर पे जो टफ एरियाज़ है बलूचिस्तान जैसे, क्योंकि यहाँ पे कमाइयाँ बहुत हैं, यहाँ लॉलेसनेस है, यहाँ गुलछरे मनाए जाते हैं, अयाशियाँ की जाती हैं। इस सारे एक सिनेरियो के अंदर इस कंट्रोल्ड केओस का सब फ़ायदा लेते हैं। सिविल ब्यूरोक्रेसी लेती है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी लेती है, पॉलिटिकल क्लास, बलूचिस्तान की खुद पॉलिटिकल क्लास, खुद लीडरशिप क्लास की एंजॉय करती है, जो एलीट है वहाँ की, जो सरदार है। अगेन ये मेंगल साहब ने ट्वीट कर दी, ठीक है, उनकी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेंगल साहब का खुद अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए और इस तरह के सारे जो बड़े सरदार कैरेक्टर हैं उनका खुद ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो वो बलोच लोगों की एक्सप्लॉयटेशन के अंदर हिस्सा रहे हैं। यानी अगर हम मॉरलिस्टिक परस्पेक्टिव से भी बात करें, उन्होंने बलोच लोगों की जो एक बाजियाबी है कि वो सिविल राइट्स के अतबार से, अपने हकूक़ के अतबार से वो इक्वल फुटिंग पे हैं बाकी पाकिस्तानियों के साथ, वो नहीं उसमें इन्वॉल्व रहे। अब क्या है, अब ऐसा ज़माना आ गया है, ख़ास तौर पे चाइनीज़ इंटरेस्ट के बाद से, कि बीएलए और बीआरए दोबारा रेलेवेंट हो गए दुनिया की ताकतों के लिए, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर अब करते ना करते हुए वो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट्स अब आ गई हैं जो बाकी भी पाकिस्तान के अंदर थी काफ़ी देर से, वो चाहे वो बिजली की तारें हों, चाहे इंटरनेट हो, चाहे कोई मेजर हाईवे नेटवर्क्स हों। अब उस सूरत हाल के अंदर क्या होता है कि एक इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो आपकी डिससेटिस्फाई हो जाती है इस तरह फ्रीडम स्ट्रगल के साथ। तो बीएलए को अब इस तरह के बड़े बड़े बोल्ड मनूवर्स करने पड़ेंगे अपनी आवाम को यरगमाल बनाने के लिए। और अगेन ऑब्वियसली काफ़ी हद तक आवाम के अंदर भी मकबूलियत होगी उनकी यकीनी तौर पे, क्योंकि माशाल्लाह से पाकिस्तानी रियासत ने क्या ही किया। तो इसके अंदर ऑब्वियसली बीएलए आर इन द रॉन्ग, वो एक दहशतगर्द तंजीम है, वो मासूम लोगों की जानों को ख़तरे में डालते हैं, उनकी जानें लेते हैं और वो फ़ॉरेन ममालिक के एजेंडास के ऊपर पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं। बट ये वैक्यूम जो हमने क्रिएट किया है कि बीएलए जैसी दहशतगर्द तंजीम यहाँ ऑपरेट करे, ये हमारे गुनाह है कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल एक्सेप्ट सम आर मोर इक्वल। ये वाली जो ट्रीटमेंट है पाकिस्तान के अंदर, जो अगेन एक एथनिक स्ट्राइफ, जो लेफ्ट की तरफ से एक कंप्लेंट आती है उसको एथनिक स्ट्राइफ में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है, वो पाकिस्तान की जबली कैरेक्टरिस्टिक्स के ख़िलाफ़ है। और यकीनी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी ख़ास एथनिक ग्रुप्स ने नहीं मजाक किया, असल में ये क्लास लाइंस पे ही इसको देखा जा सकता है। यानी बलोच एलीट में और इस्लामाबाद की एलीट में मैं फ्रैंक बात करूँ तो 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। वो भी एचएसएन कॉलेज में पढ़ते हैं, वो भी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, पाकिस्तान की, इंग्लिस्तान की और अमेरिका की, और उनके भी स्टे होटल पीसी में ही होते हैं, जिम खाना में वो भी शराब पीते हैं, उनके पास भी मतलब औरतें, एक्ट्रेसें वगैरह ही उनके पास, बड़ी औरतें, मतलब यानी वो जो पूरी लिविंग है ना, किलेनुमा घरों में रहते हैं, क्लब्स में जाते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरें होती हैं, बुलेट प्रूफ, अयाशियाँ, गुलछरे होते हैं। तो बलोच एलीट हो, पंजाबी एलीट हो, खैबर की एलीट हो, कश्मीर की एलीट हो, सो ऑन सो फोर्थ, मेरे ख्याल में 19-20 का भी सूत्र फ़र्क नहीं होगा। तो ये एक क्लास बेस्ड इशू रहा है हिस्टोरिकली। अब हमने क्या करना है, हमने बलोच लोगों को विन बैक करना है, उनके दिलों को, उनके दिमागों को, कि वो पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट में बिलीव करें, वो पाकिस्तान की सालमियत में बिलीव करें। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये होगा कि जो सिविल मूवमेंट्स हैं बलूचिस्तान की, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सिक्योर करना चाहते हैं, उनको डीमोनाइज ना किया जाए, बल्कि उनको रूम और स्पेस दी जाए। जिस तरह खैबर के अंदर एएनपी और पीटीएम और ये जमातें हैं, उसी तरह बलूचिस्तान के अंदर ये मारंग बलोच जैसी तहरीकें जो हैं, इनको रूम दिया जाए, इनको मिलिटराइज ना किया जाए, इनको मजबूर ना किया जाए कि दीवारों से ये लगे जाके।
हर चीज़ डंडे के ज़ोर पे नहीं की जा सकती। जहाँ पे सिविल डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस का ताल्लुक है, उनको रूम दिया जाए, सांस लेने दिया जाए। पाकिस्तान में जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं वो रिप्रेजेंट हुए। एक टॉप डाउन अथॉरिटी हमेशा डंडे की नोक पे नहीं कर सकती। दूसरा, जो हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट हमारे पास है, जनरल ज़िया-उल हक की जो कामयाब मंसूबा था बलूचिस्तान का, जनरल एमनेस्टी और सच्ची एमनेस्टी, भुट्टो वाली झूठी एमनेस्टी नहीं कि नीचे आ जाओ कुरान के वास्ते दे के बंदे मार देना। ज़िया वाली, जेन्युइन वाली कि असला भी रखो, अपनी शान भी रखो, अपनी बलोच आइडेंटिटी भी रखो, लेकिन हम उसके ऊपर फिर मजीद बिल्ड करना वो अगला स्टेप है। तीसरा, अवार्ड प्रोग्राम बलूचिस्तान के लिए स्पेशलाइज प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, वहाँ पे डबल सेट होके चाइनीज़ की मदद के साथ या खुद अपने बलबूते के ऊपर डबल सेट होके इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो ये आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद ये बिगड़ेगा। और ये बाय द वे BLA BRA वगैरह सब ये यूज़फुल इडियट्स होते हैं फॉरेन एंटिटीज़ के लिए। आज तक कर्ड्स देखें मारे मारे फिर रहे हैं, कभी इराक में उनको अबैंडन करते हैं अमेरिकन, कभी सीरिया में अबैंडन करते हैं, कभी टर्की के सामने उनको नरम चारा बना के फेंक देते हैं। इस तरह की जो एथनिक तहरीकें रही हैं तारीखी तौर पे, आर्मीनियंस के साथ देखें क्या हुआ। आर्मीनियन क्रिश्चियंस जो मस्कीन लोग माने जाते थे, जिनकी कहानी सुना के हमेशा ऑटोमन्स को डिमोनाइज और विलिफाई किया जाता है, आज उस मस्कीन आर्मीनिया के नेटो के अज़ाइम के लिए आज़रबाईजान जो एक मुसलमान मुल्क है उसके साथ मिलकर नेटो पूरी उन आर्मीनियन ईसाइयों को रोंद रही है। कहाँ है आर्मीनियन? पूरी दुनिया में फैली हुई है कम्युनिटी है। ईरान में होते थे, ये सीरिया में। आपको बात को फॉलो कर रहे हैं ना आप लोग कि ये जो एथनिक कम्युनिटीज़ ख़ास तौर पे जो एक बिल्कुल साइज़ की, एक पर्टिकुलर साइज़ की माइनॉरिटी होती है, जो ना तादाद में ज़्यादा होती है ना एक छोटी माइनॉरिटी होती है, ये कबाब में हड्डी की तरह ही इस्तेमाल होते हैं, फिफ्थ कॉलम की तरह, और ये फॉरेन पावर्स के हाथों ज़िबा होते हैं। अब हमने एज अ कौम ये देखना है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी बलोच कौमियत की तारीख जो है वो कर्ड्स की तरह बन के रह जाएगी, या वो आर्मीनियन क्रिश्चियंस की तरह बन के रह जाएगी, या कोई भी और इस तरह की लिसानी या एथनिक या मजहबी तहरीक जो इतनी तादाद में ना हो कि वो गलबा पा लें और इतनी तादाद में ना हो कि वो बिल्कुल एक मॉडल माइनॉरिटी बन के रहें, वो बिल्कुल बीच में है कहीं, और उनका एक ठीक ठाक साइजेबल लैंड मैस भी है, चाहे कर्ड्स को देख लें, चाहे आर्मीनियन लोगों को देख लें आप हिस्टोरिकली। तो ये बहुत एक अगली एक एलिमेंट है। अगेन, इसमें पहचानना कलोनियलिज्म के असरात को बॉर्डर मेकिंग के अंदर लाजिम है। ड्यूरेंट लाइन को री इमेजिन करना, हमारे बॉर्डर्स को री इमेजिन करना, हमारे पड़ोस मुसलमान मुल्कों के साथ। ईरान हमारे खिलाफ BLA को इस्तेमाल करता है, हम उनके खिलाफ वो जैशुल अदल, दूसरे वाले बलोच जो मजहबी बलोच हैं, उधर जो है वो सुन्नी है और यहाँ पे जो बलोच हैं वो कम्युनिस्ट हैं, नमाज पढ़ने वाले कम्युनिस्ट हैं। तो ये कन्वीनियंस है ऑफ अ बॉर्डर, ठीक है ना। अफगानिस्तान के खिलाफ हम अमेरिका के एलाइज थे, अब अफगानिस्तान हमारे खिलाफ जो है वो उसका बदला चुका रहा है, या जो भी आप उसको कहें कि एक दहशतगर्दी की वेव चलाई हुई है। ये बॉर्डर्स को सेटल करने के लिए इन बॉर्डर्स की डिस्प्यूट्स को सेटल करना होगा, ठीक है ना। इन बॉर्डर्स की रियलिटीज को क्वेश्चन करना होगा। आधे खानदान पाकिस्तान में रहते हैं, आधे खानदान अफगानिस्तान में रहते हैं, आधे खानदान मालाकंड में रहते हैं, आधे, इस तरह दुनिया नहीं चल सकती। EU को देखें, उन्होंने मज़े गुलछर्रे उड़ाए हैं हमारे पिछले 100 सालों में, और हमें इस तरह कैद बंद में डाल दी है इन बॉर्डरों की। बहरहाल ये एक पूरा सब्जेक्ट है अलग से। ये 3 चीज़ें होंगी। नंबर 4 चीज़, हिंदुस्तान का मुंह बंद कराना। और वो मुंह बंद कराने के लिए सीधी सी बात है कि जब हिंदुस्तान के साथ हमने मामला पका के रखा हुआ था तो आपका बलूचिस्तान महफूज था। कश्मीर में जिहाद का मतलब है कि बलूचिस्तान महफूज होगा। कश्मीर में जिहाद नहीं होगा, अमन की आशा खेलेंगे, बलूचिस्तान गैर महफूज हो जाएगा। प्रूव हो गया, कॉरलेटिव पॉजिटिवली प्रूव हो गया। चौधरी साहब देख लिया, 20-30 साल तजर्बा कर लिया, उन राम आ गया। इंडिया के साथ एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है, अफगानिस्तान के साथ नहीं है, ईरान के साथ नहीं है। आप अभी बनाना चाहते हैं, बनाएं, बी आवर गेस्ट। हमारी जानों की नजराने पेश करने आपने और हमारी टैक्स पेयर मनी ज़ाया करना होता है, नो प्रॉब्लम। ये भी 20 साल तजर्बा कर लें कि अगर अफगानियों और ईरानियों से लड़ाई की जाए अपने बलबूते पे, अमेरिका के बलबूते पे, तो ये कैसा, ये भी तजर्बा कर लें। लेकिन लड़ाई आपकी एक ही है, एग्जिस्टेंशियल है, अजली है, मेरे ख्याल में मॉरल लड़ाई भी है। वो है कि हिंदुस्तान का जो अनफेयर बंटवारा हुआ था, जो टुकड़े गलत बनाए गए थे, मुसलमानों को पूरा हक नहीं दिया गया, उनका जो हिस्से थे उनके विरासती हिस्से हैं उनके हिंदुस्तान के अंदर, वो बाजियाब करवाना। ये हमारी तारीख है, बस दिस इज इट। बाकी अफगानिस्तान और ईरान के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं उनका क्या बनता है क्या नहीं बनता, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हम कितने संजीदे हैं पाकिस्तान से लेकर। अगर हम एक बैल्कनाइज्ड यहाँ पे एथनिक लिसानी सैटेलाइट देखना चाहते हैं तो बी आर गेस्ट। लड़ें अफगानिस्तान से, लड़ें ईरान से, एग्जैसरबेट करें बलूचिस्तान को, एग्जैसरबेट करें TTP के मसले को।
ना अलाउ करें सिविल लीडरशिप को मूव करने के लिए, ना अलाउ करें सिविल पॉलिटिशियंस को यहाँ ब्रीथिंग स्पेस देने के लिए। एक खिचड़ी बनाएं और लड़ें सारे आपस में। इसका हल सियासी है, अस्करी नहीं है। अस्करी हल सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेशन की हद तक महदूद होता है, जो कि होएगा। इन दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। एक प्रेसिडेंट सेट होना पड़ेगा, इबरत का निशान बनना पड़ेगा, लेकिन वो मसला हल नहीं करता लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म उसके लिए सिविल डिस्कोर्स ही करता है, अवामी जो राय आमा है उसको, पब्लिक कंसेंसस को बिल्ड करना, और पावर कॉरिडोर जहाँ पे हैं अवामी रिप्रेजेंटेशन के, उनके अंदर ये काम होता है। ये टॉप डाउन नहीं होता। ये किसी मिलिट्री अकेडमी या ये किसी सिविल सर्विस अकेडमी से नहीं आपको ट्रेनिंग मिल सकती। ये अवामी बंदा ही करता है। मौलवी और सियासतदान इनसे ज़्यादा केपेबल आदमी नहीं होता जोड़ तोड़ के एतबार से। तो जोड़ तोड़ वाले लोग ये कर सकते हैं, लड़ने मारने वाले लोग नहीं कर सकते। उनका काम निज़ाम चलाना होता है, ब्यूरोक्रेट्स का और फौजियों का। उनका काम पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करना नहीं होता। इस ज़मन में मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि ख़ास तौर पे हर नमाज के बाद, ख़ुसूसन इशा की तरावियों के बाद स्पेशल दुआ करें। जो सूरत हाल ये बनी हुई है, BBC ने एक बहुत अजीब व गरीब रिपोर्ट किया कि 100 के करीब जो हैं वो खाली जो वो हैं लकड़ी के कॉफिन जो हैं वो पहुँचाए गए हैं क्वेटा, क्योंकि आई डोंट नो कंटिजेंसी के तौर पे या इतनी कैजुअलिटीज़ ऑलरेडी हो गई हैं। अल्लाह रहम फरमाए इस मुल्क के ऊपर, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और उसके लोगों के ऊपर, और इस मामले को अमन की तरफ लेके जाए, क्योंकि ये अगर बिगड़ेगा मज़ीद तो आप समझ लें कि ये एक सिविल वार बन जाएगी दोबारा, जिस तरह पहले रह चुकी हुई है बलूचिस्तान के अंदर। दुआ कीजिएगा स्पेशल कि हमारे हुक्मरानों को मत अल्लाह वो राह रास्त में आए, इन मासूम सिविलियंस की और फौजी हजरात जो कैद में आ गए हैं उनकी जान बचाएं। बलोच दहशतगर्द जो हैं BLA वगैरह उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ, और जो बलोच यानी जेन्युइन अग्रीव पार्टीज़ हैं, सिविलियन नॉर्मल जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाइमलाइट में लेके आएँ, नॉर्मलाइज करें गुफ्तगू को। मार धाड़ से ये नहीं चल सकता निज़ाम। मार धाड़ जहाँ करनी है वहाँ रुख करें, वहाँ रुख करें, अपनी कौम के तरफ और बाकी मुसलमान कौमियतों की तरफ मत रुख करें। आपका सुनने का शुक्रिया।